कहानी की शुरुआत होती है आने वाले समय से, जब यूरोप में एक बड़ा संकट फैल चुका है। खाने पीने और जरूरी सामान की इतनी कमी है कि लोग परेशान हो गए हैं। हालत बिगड़ते बिगड़ते कई देशों की सरकारें गिर जाती हैं और उनकी जगह एक क्रूर तानाशाही सरकार आ जाती है, जिसका नाम है नॉट इनफ एट ऑल। ये सरकार एक डरावना फैसला लेती है, पहले बुजुर्गों को मारना और फिर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी खत्म करना। लेकिन कुछ देश जैसे आयरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे इस हत्याकांड को रोक देते हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए इन देशों में भागने लगते हैं। इन्हीं में से एक है नीको और उसकी गर्भवती पत्नी मिया। एक रात एक स्मगलर उन्हें चुपके से बंदरगाह ले जाता है। वहां वे कंटेनरों के बीच दौड़ते हैं ताकि किसी तरफ भाग निकले। रास्ते में एक कुत्ता उनका रास्ता रोक देता है तो वे दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और हेलीकॉप्टर की रोशनी से बचकर छुपते हैं। पुलिस कुछ भागने वालों को पकड़ रही होती है, लेकिन नीको और मिया बच निकलते हैं। आगे उन्हें एक और स्मगलर मिलता है जो ज्यादा पैसे मांगता है। मजबूरी में वे अपने शादी के छल्ले दे देते हैं। फिर वे एक ट्रक में चढ़ते हैं जिसमें कुछ और महिलाएं अपने बच्चों और एक कुत्ते के साथ बैठी होती हैं। मिया अपने पेट पर बंधा कपड़ा हटाती है, लेकिन परेशान है क्योंकि बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही। तभी नीको उसे बताता है कि बच्चे का पैर कहाँ है, वही जगह जहां से हमेशा छोटी सी केक आती है। नीको मिया को एक स्निकर्स चॉकलेट देता है जिसे उसने खास आयरलैंड पहुंचने पर सेलिब्रेशन के लिए बचा कर रखा था। तभी ट्रक में बैठे एक शरणार्थी ड्रिल से एक छोटा छेद कर देता है जिससे थोड़ी रोशनी अंदर आती है। मिया बाकी बच्चों को खेलते हुए देखती है और उसे पछतावा होता है क्योंकि वो और नीको अपना पहला बच्चा पीछे छोड़ आए थे। लेकिन नीको उसे याद दिलाता है कि सैनिक उसे ले गए थे, यानी अब वो शायद जिंदा नहीं है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद ट्रक एक जगह रुकता है ताकि और शरणार्थियों को चढ़ाया जा सके। लोग जल्दी जल्दी अंदर घुसते हैं और ट्रक में इतनी भीड़ हो जाती है कि स्मगलर ऐलान करता है कि अब ग्रुप को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। औरतें और बच्चे यहीं रहेंगे जबकि मर्दों को दूसरे ट्रक में भेजा जाएगा। नीको समझाने की कोशिश करता है कि वो पहले से अपनी पत्नी के साथ इसी ट्रक में है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे अलग ले जाया जाता है। दरवाजे बंद होते ही मिया ट्रक के छेद से देखती है कि उसका पति जा चुका है। वो तुरंत फोन करके नीको से बात करती है। नीको उसे कहता है कि चिंता मत करो, दोनों ट्रक एक ही दिशा में जा रहे हैं और वो बाद में मिल जाएंगे। फिलहाल उसे बैटरी बचाकर रखनी है और उनका सामान संभालना है। ट्रक आगे बढ़ता है और मिया उस छोटे छेद से बाहर का हाल देखती है। हर जगह हिंसा फैली हुई है। सैनिक बिना दया के लोगों को मार रहे हैं और औरतों को पिंजरों में भरकर ले जाया जा रहा है जैसे जानवरों को ले जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रक एक चेक पॉइंट पर रुकता है। सभी औरतें जल्दी से पीछे की ओर छुप जाती हैं। ड्राइवर कागज दिखाता है कि वो सिर्फ माल ले जा रहा है, लेकिन फिर भी सैनिक ट्रक खोलकर जांच करने लगते हैं। शुरुआत में सैनिकों को ट्रक के अंदर सिर्फ कुछ बॉक्स ही दिखाई देते हैं क्योंकि बाकी भागे हुए लोग एक नकली दीवार के पीछे छुपे होते हैं। लेकिन सैनिक को शक हो जाता है। वह अपने एक आदमी को अंदर भेजता है और कहता है कि जितना अंदर जा सके जाए और फिर साइड की दीवार पर गोली चलाए। गोली चलाने के बाद आवाज और दूरी देखकर सैनिक को समझ आ जाता है कि यहाँ एक छुपा हुआ हिस्सा है। वह अपने कई सैनिकों के साथ अंदर जाता है और औरतों को बाहर आने का हुक्म देता है। खतरा भांपते हुए मिया जल्दी से बक्सों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक औरत नकली दीवार खोल देती है और सैनिक तुरंत उसे गोली मार देता है। बाकी सैनिक भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरे ग्रुप को मार डालते हैं। मिया वहीं खड़ी खून में भीग जाती है। अंत में सिर्फ एक कुत्ता और एक छोटा बच्चा जिंदा बचते हैं। कुत्ता भाग निकलता है, लेकिन सैनिक बच्चे को भी गोली मार देते हैं। उनके चले जाने के बाद मिया रोते हुए अपने पति को मैसेज भेजती है कि वो कहीं छुप जाए। कुछ घंटे बाद ट्रक एक और बंदरगाह पर पहुंचता है और कंटेनर को जहाज पर लादने के लिए ले जाया जाता है। मिया नीको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता तो वो सिर्फ एक और मैसेज छोड़ देती है कि जहाज उसे ले जा रहा है। इसके बाद वह अपना बैग चेक करती है, लाइट जलाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद गोलियों के छोड़े हुए छेदों से बाहर झांकते हुए वह देखती है कि तेज तूफान आने से नाविक इधर उधर भाग रहे हैं। जहाज जोर जोर से हिल रहा है और मिया मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हिलने डुलने से वह कंटेनर के अंदर इधर उधर लुढ़क कर चोट खा लेती है और फिर एक जोरदार झटके के साथ गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिया की आंख खुलती है और वह देखती है कि कंटेनर के छेदों से पानी अंदर आ रहा है। बाहर झांककर उसे पता चलता है कि जहाज डूब चुका है और अब उसका कंटेनर समेत बाकी सारे कंटेनर समुद्र के बीच तैर रहे हैं। मिया घबरा जाती है और नीको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन टूट चुका है और काम नहीं कर रहा। फिर वह बैग में रखा दूसरा फोन निकालती है,
लेकिन उसका पासवर्ड उसे पता नहीं। बच्चे को चेक करने के बाद उसे राहत मिलती है कि वह ठीक है, लेकिन पानी लगातार अंदर आ रहा है। वह बक्से खोलकर कुछ काम की चीज ढूंढने लगती है, लेकिन उसमें सिर्फ प्लास्टिक कंटेनर, टीवी, शराब की बोतलें और ईयरबड्स मिलते हैं। उसे कुछ जैकेट मिलते हैं जिनमें से एक वह पहन लेती है। फिर वह बैग से गिरी चीजें समेटती है, जिसमें टेप और एक स्विस आर्मी नाइफ भी होता है। मियाँ टेप से छेद बंद करने की कोशिश करती है ताकि पानी धीरे धीरे आए। इसी दौरान उसे अपनी डायरी मिलती है और उसमें रखी फैमिली की फोटो देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है। वह छेद से झांकती है और देखती है कि एक कंटेनर धीरे धीरे डूब रहा है, जिसमें लोग फंसे हैं। घबराई हुई मियाँ नीको का नाम चिल्लाने लगती है और अपना सिम कार्ड उस दूसरे फोन में डाल देती है, लेकिन नीको कॉल नहीं उठाता। कुछ देर बाद वह कंटेनर डूब जाता है और मियाँ टूट कर रोने लगती है। अगले कुछ घंटों तक वह बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात होते होते मियाँ इतना टूट जाती है कि चाकू उठाकर सब खत्म करने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस होती है। मियाँ बच्चे के लिए जीने का फैसला करती है और बाहर से आती भेल की आवाज सुनते सुनते सो जाती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि ऊपर लटक रहा एक बड़ा बक्सा जोर जोर से हिल रहा है। वह तुरंत किनारे हो जाती है और बक्सा नीचे गिर जाता है। इस टक्कर से कंटेनर में तेजी से पानी भरने लगता है और मियाँ को लगता है कि अब वह डूबने वाली है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। जागने के बाद वह देखती है कि टेप निकल चुका है और पानी और भी तेजी से अंदर आ रहा है। वह चाकू से ऊपर लटक रहे बक्से को गिरा देती है और नीचे एक और बक्सा रख देती है। अंदर देखने पर उसे सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं, जिससे वह पहले तो निराश हो जाती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह डिब्बों के ढक्कनों से रबर निकालकर नीचे के छेद बंद कर देती है। इसके बाद एक मशीन में रखा पाइप निकालकर दूसरे छेद में लगाती है ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। वह दो बक्सों को दीवार के पास लगाकर एक लेटने की जगह भी बना लेती है और टेप से पानी के स्तर को मार्क कर देती है ताकि गिन सके कि कितने दिन में पानी सीमा तक पहुंच जाएगा। फोन फिर से ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, तो मियाँ ईयरबड्स के तार निकालकर अपनी डायरी की तस्वीरें लटकाती है ताकि वे सूख जाएं। वह अपना सामान भी चेक करती है और पानी व खाना सोच समझकर खाने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे ड्रिल और लाइटर भी मिलते हैं, जो अब भी काम कर रहे हैं। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मियाँ कॉल उठाती है और सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि यह नीको होता है। नीको बताता है कि वह इसीलिए बच गया क्योंकि दूसरे ड्राइवर ने उन्हें धोखा दिया था। बंदरगाह ले जाने की बजाय उसने पूरे ग्रुप को शहर से बाहर ही छोड़ दिया। मियाँ उसे अपनी हालत बताती है तो नीको वादा करता है कि वह उसे जरूर बचाएगा। फिलहाल वह कहता है कि बैटरी बचाकर रखो और अपने बच्चे के लिए जिंदा रहो। तभी मियाँ को पेट में जोर का दर्द होता है और वह अपने बच्चे से कहती है कि थोड़ा और रुक जाए। वह सैंडविच खाती है और बक्से इधर उधर करती है, लेकिन जल्द ही उसे बोरियत घेर लेती है। उसी दौरान मियाँ देखती है कि एक तूफान आ रहा है और उसे फिर से दर्द महसूस होता है, लेकिन वह सोचती है कि शायद यह झूठा अलार्म हो। कुछ देर बाद उसकी सोच गलत साबित होती है। तेज तूफान कंटेनर को हिलाने लगता है और सच में बच्चे के जन्म का समय आ जाता है। पानी फिर से अंदर आने लगता है और मियाँ दर्द से चीख उठती है। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन उठाने से पहले वह हाथ से फिसलकर गिर जाता है। अब और कोई रास्ता ना देखते हुए मियाँ अपना कपड़ा उतारती है और को पकड़कर खड़ी होती है। पानी में खड़े खड़े वह बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही सांस नहीं ले रहा। उसकी गर्दन पर नाल लिपटी हुई है। मियाँ तुरंत नाल हटाती है और बच्चे की पीठ थपथपाती है जब तक कि वह रो ना दे। इसके बाद मियाँ बक्से के ऊपर चढ़कर अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है जब तक कि तूफान थम न जाए। अगली सुबह मियाँ को महसूस होता है कि प्लेसेंटा बाहर आ गया है, जिसे वह एक प्लास्टिक डिब्बे में रख देती है। फिर वह जितना हो सके कंटेनर साफ करती है और बच्चे को एक छोटे डिब्बे में रखकर उसके ऊपर गर्म जैकेट डाल देती है। मियाँ डिब्बे से थोड़ा खाना खाती है, लेकिन उसका फोन पानी में भीग जाने के कारण अब भी काम नहीं कर रहा। हालत और खराब हो जाती है जब बच्चा रोना बंद ही नहीं करता। मियाँ उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी कंटेनर की धातु से चरमराने की आवाज सुनकर मियाँ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ड्रिल उठाती है और छत में छेद करना शुरू कर देती है ताकि एक बड़ा चौकोर हिस्सा काटकर बाहर निकल सके। लेकिन ड्रिल की आवाज से बच्चा और जोर से रोने लगता है। मियाँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, गाना भी गाती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता और गुस्से में वह बच्चे पर चिल्ला देती है। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है
और वह तुरंत माफी मांग लेती है। वह बच्चे को फिर से दूध पिलाती है और इस बार बच्चा शांत होकर पीने लगता है। थकान से चूर मियाँ अपना सारा बचा खाना खा जाती है। फिर से ड्रिल से छत काटने लगती है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाने से काम अधूरा रह जाता है। वह सिम कार्ड पुराने फोन में डालकर कोशिश करती है, लेकिन फोन फिर भी नहीं चलता। गुस्से और हताशा में मियाँ अपना सामान इधर उधर फेंकने लगती है। फिर उसे चाकू मिलता है और वह छेद को बड़ा करने के लिए उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके हाथ छिल जाते हैं। वक्त गुजरता है और मियाँ के पास बच्चे की देखभाल के अलावा कुछ करने को नहीं बचता। वह गर्मी से राहत देने के लिए बच्चे की त्वचा पर पानी छिड़कती रहती है। जब मियाँ सोने की कोशिश करती है तो भूख से उसका पेट घुड़घुड़ाने लगता है। आखिरकार भूख और मजबूरी के आगे हारकर मियाँ एक डरावना फैसला लेती है। वह अपना ही प्लेसेंटा खा लेती है। अचानक मियाँ को बाहर से व्हेल की आवाज सुनाई देती है। वह झांक कर देखती है तो एक व्हेल कंटेनर से टकराती है, जिससे बच्चा फिर से रोने लगता है। मियाँ गुस्से में कंटेनर की दीवारों पर मारती है, जिससे व्हेल डरकर दूर चली जाती है। अगली सुबह मियाँ फिर से चाकू से छेद बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू टूट जाता है। फोन अब भी काम नहीं कर रहा और उसके पास बचा आखिरी साफ पानी भी खत्म हो जाता है। गर्मी से चक्कर आने लगते हैं तो मियाँ थोड़ा समुद्री पानी सिर पर डालती है और फिर छत से टपकते पानी की बूंदें चाटने लगती हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह बीमार महसूस करने लगती है। समय के साथ चक्कर और बढ़ जाते हैं और अचानक उसकी गोद में एक कागज का हवाई जहाज आकर गिरता है। उसी पल मियाँ को अपनी पहली बेटी दिखाई देती है, जो उसे सैनिकों के हाथों अपनी मौत के लिए दोष देती है। मियाँ रोने लगती है। तभी निको भी उसके पास आकर कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब मियाँ इस सपने से जागती है तो वह खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करती है, क्योंकि आखिरकार बारिश शुरू हो गई है। छेदों से पानी अंदर आ रहा है, जिसे वह पी भी लेती है और प्लास्टिक के डिब्बों में जमा भी कर लेती है। फिर वह डिब्बे का टूटा ढक्कन देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बक्सों की रस्सी को छत के छेद में डालकर जोर जोर से खींचती है, जब तक कि एक बड़ा छेद न बन जाए जिससे धूप अंदर आ सके। इसके बाद मियाँ कंटेनर के ऊपर चढ़ती है और देखती है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी है। जमीन कहीं नजर नहीं आती। मियाँ और बच्चा ऊपर खुले हिस्से में सोते हैं ताकि ताजी हवा मिल सके। जब बच्चे का कपड़ा बदलने का समय आता है तो मियाँ गंदा कपड़ा पानी में फेंक देती है। इससे मछलियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। मियाँ जल्दी से रस्सी और एक धातु का टुकड़ा लेकर मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कितनी भी मेहनत करे एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। थक कर वह हार मानने ही वाली होती है कि अचानक उसे आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है। वह तुरंत कंटेनर के अंदर जाकर टीवी तोड़ती है और उसके स्क्रीन का एक टुकड़ा निकाल लेती है। फिर जल्दी में बाहर निकलते समय उसका पैर चोटिल हो जाता है, लेकिन दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह स्क्रीन के टुकड़े से धूप को प्रतिबिंबित कर प्लेन को इशारा करने लगती है। अफसोस प्लेन उसे देखे बिना आगे निकल जाता है। निराश मियाँ वापस अंदर आती है और तारों व छोटे धातु के टुकड़ों से अपने घाव की सिलाई करती है। यह बेहद दर्दनाक होता है, इसलिए वह शराब का इस्तेमाल कर दर्द कम करने की कोशिश करती है। इसके बाद उसे आसपास पड़े सैकड़ों ईयरबड्स दिखते हैं और उसके दिमाग में नया आइडिया आता है। वह इन तारों से एक जाल तैयार करती है और उसमें गंदा कपड़ा डालकर समुद्र में फेंकती है। इस बार वह मछलियों को फंसाने में सफल होती है और तुरंत उन्हें कच्चा खा लेती है। आने वाले दिनों में मियाँ अपनी पूरी ताकत जीने में लगा देती है। वह पाइप से कंटेनर का पानी निकालती रहती है और अपने बनाए जाल से मछलियां पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बों में जमा करती रहती है, ताकि खाने का स्टॉक तैयार रहे। मियाँ अपनी डायरी के पन्ने निकालकर उन पर SOS संदेश लिखती है और उन्हें कंटेनरों में डालकर समुद्र में फेंक देती है। उम्मीद करती है कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। एक दोपहर वह बच्चे को परिवार की सारी तस्वीरें दिखाती है और अपनी दादी के नाम पर उसका नाम नोआ रखती है। यही नाम निको चाहता था। मियाँ उसे अपनी बहन की तस्वीर भी दिखाती है और बताती है कि कैसे सैनिक उसे ले गए थे और आज भी वह खुद को इसके लिए दोषी मानती है। शाम होते होते मियाँ देखती है कि नोआ को ठंड लग रही है, तो वह शराब और लाइटर से आग जलाती है। आधी रात में उसे दीवार से कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलकर देखती है तो बस एक प्लास्टिक कंटेनर होता है। तभी उसका फोन बजने लगता है और उसे निको की आवाज सुनाई देती है। लेकिन निको बुरी खबर देता है। उसने नाव चुराने की कोशिश की थी, लेकिन सैनिकों ने देख लिया और उसे गोली मार दी। अब वह छिपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे खून बह रहा है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। निको सिर्फ अलविदा कहने और मियाँ से वादा लेने के लिए कॉल करता है कि वह जिंदा रहेगी। मियाँ फोन नोआ के पास रख देती है ताकि निको उसकी प्यारी आवाज सुन सके। आखिर में मियाँ और निको एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। फिर फोन की बैटरी खत्म हो जाती है
और हवा से आग बुझ जाती है। मियाँ रोने लगती हैं। दिन 26 पर मियाँ का धैर्य टूटने लगता है। कंटेनर की दीवारों पर जगह जगह उसके बनाए चित्र और लिखी हुई बातें चिपकी हैं। पानी का स्तर ऊपर पहुंचने वाला है, इसलिए अब मियाँ और बच्चा कंटेनर की छत पर रहने लगे हैं। मियाँ लकड़ी के बक्सों, प्लास्टिक कंटेनरों और रस्सी का इस्तेमाल करके एक छोटी नाव तैयार कर रही होती है। तभी एक समुद्री पक्षी कंटेनर पर आकर उसकी मछलियां खाने लगता है। यह देखकर मियाँ को उम्मीद मिलती है कि जमीन अब पास ही होगी। शाम होते होते मियाँ नई आग जलाती है और अपनी नाव के लिए पाल तैयार करती है। अचानक उसे कंटेनर के अंदर से आवाज आती है और समझ जाती है कि यह जल्द ही डूब जाएगा। वह तुरंत पानी में गोता लगाकर अपनी सारी तस्वीरें निकालती है। अंदर उसे प्लास्टिक कंटेनर में रखा स्निकर्स बार भी दिखाई देता है। उसे लेने के लिए वह और अंदर चली जाती है, लेकिन इसी दौरान पानी का बहाव उसकी नाव को नोआ समेत दूर धकेल देता है और उसका पैर रस्सी में उलझ जाता है। वह पानी में डूबने से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है और एक धातु के टुकड़े से रस्सी काटकर जैसे तैसे बाहर निकल आती है। ठीक उसी समय कंटेनर पूरी तरह डूब जाता है। सतह पर पहुंचते ही मियाँ घबरा जाती है क्योंकि नोआ नजर नहीं आती। कुछ देर बाद पानी में एक बुलबुला फूटता है और उसका छींटा नोआ को लगता है, जिससे वह रोने लगती है। मियाँ आवाज की दिशा में तैरकर अपनी बेटी को वापस पा लेती है। अगली सुबह तैरते तैरते मियाँ एक प्लास्टिक कंटेनर खोलकर उसमें से मछलियां पानी में फेंक देती हैं ताकि पक्षी पास आए। जल्द ही बहुत सारे समुद्री पक्षी उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। पास से गुजर रही एक नाव इन पक्षियों को देख लेती है और उसी दिशा में बढ़ती है। वे छोटी राफ्ट तक पहुंचकर नोआ को जिंदा और सुरक्षित पाते हैं और इस तरह उनकी जान बच जाती है। राफ्ट से एक लंबी रस्सी समुद्र में लटक रही होती है, जिसे नाविक खींचना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद पानी से मियाँ का शरीर बाहर आता है। नाविक तुरंत उस पर सीने पर दबाव और सांस देने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, लेकिन मियाँ होश में नहीं आती। फिर भी वे हार नहीं मानते क्योंकि अब उसके साथ एक बच्ची की जिंदगी भी जुड़ी है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार मियाँ की सांसें वापस आ जाती हैं। नाविक तुरंत नोआ को मियाँ की गोद में देते हैं और फिर रेडियो से मदद के लिए कॉल करते हैं। मियाँ को थोड़ा समय लगता है ये समझने में कि अब वो सुरक्षित है। जब वह दूर का किनारे की ओर देखती है तो दूर उसे आयरलैंड का किनारा दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि अब उसे वह नई जिंदगी मिल जाएगी जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार फिर मिलें एक नई कहानी के साथ।